Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण के। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, रीट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सुपर टेट में पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान के दोनों मिलकर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूपी टेट में 30 क्वेश्चन, सी टेट में भी 30 क्वेश्चन और रीट में भी 30 क्वेश्चन आपके पर्यावरण के पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरे वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि, यह निधि है, उसकी क्या है? वेतन है, सेवा, गर्व, छात्रों का विश्वास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अपना आंसर लगाइएगा मित्रों। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि, उसकी छात्रों का विश्वास, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। शिक्षक जो है विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार यानी जो बर्तन बनाते हैं वो होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की जो है सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो यह एक है कानून, सिद्धांत, खोज, मूल संकल्पना। अगर परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो यह एक सिद्धांत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का मान हो जाता है कि यह एक परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह एक सिद्धांत का रूप। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन 4 है आपका व्याख्यान एवं श्रुतलेख। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन है तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र जो है परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि जो है शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका जो है प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित था। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसको बना लीजिएगा, यहाँ ग्रीन होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। चौथा आपका मेथेन होना चाहिए, यहाँ भी गलत टाइप है।
हीलियम जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूखंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरण वातानुकूलन जैसे फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह जो है एक निष्क्रिय या नोबल गैस में आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल, जूल, न्यूटन, नैनो इकाई। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल द्वारा किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का जो शोर है वो श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है। 75 डेसिबल की जो ध्वनि है साधारण तेज, और 95 डेसिबल जो है अत्यंत तेज, और 120 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि हो बहुत कष्टदायी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। की घाटी जलप्रपात। यू आकार की घाटी स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जल प्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल जैसे नदीकृत अपर्दनात्मक स्थल रूप है। बी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला भी के अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदियाँ निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती हैं तो वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। इसमें हमने पर्यावरण के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्ण रेखा इससे बना लीजिएगा, यहाँ गलत टाइप हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यह जो है भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर गांव पूछा जाए तो आपको नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है और बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना,
उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। राकेश कक्षा 5 के पर्यावरण शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है ते आपका उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ये उसके सुधारात्मक उपाय का सही तरीका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी अगर पूछी जाए तो भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। निम्न में कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर जो है पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरूमध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 30 मार्च और 22 अप्रैल। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम अगर पूछा जाए तो ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय द वर्ल्ड यूनाइटेड। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी कवक और जीवाणु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। परिस्थिति तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवन मंडल जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल में होते हैं। तो इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र इत्यादि। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन और ऑप्शन 4 आपका है कोयला। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन। यहाँ न्यूनतम की बात की गई है कि सबसे कम जो है इनमें से आपको बताना है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। पेट्रोल, डीजल और कोयला जो है बहुत ज़्यादा इससे जो है हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों में जो है ये हाइड्रोजन की जगह जो है हीलियम का प्रयोग किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15वां आपके सामने है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राज़ील में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पांडा को चीनी भाषा में झुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। चीनी भाषा में पांडा को झुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? इनमें से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई ये आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है।
भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड द्वारा कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक भी से बोला जाता है शॉर्ट में नामक जहरीली गैस का जो है रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, पहले भी हमने आपको बता चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस देश में ग्रीष्म का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो यहाँ भी सही कर लीजिएगा, यहाँ क्रिसमस होना चाहिए। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28 या 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस जो है ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? सांप, हाथी, गैंडा, शेर। गिर वन्यजीव अभयारण्य शेर का संरक्षण करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। निम्न में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, यहाँ फैक्टस लिखा है, यहाँ भी गलत टाइप है, इसको कैक्टस बना लीजिएगा। महोगनी, फर, चंदन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सब पुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वातोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन 4 है आपका जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर संबंधित है, ये आपको बताना है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों को किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्ग के प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा ग्रीन मफलर क्या है। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। भूपरिस्थ्तिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। भूपरिस्थ्तिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, तो ये आप सभी जानते होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन यानी छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध, वरुण, शनि और लास्ट आपका शुक्र। टाइटन जो है शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के जो है 62 उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, टियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे हैं। अगर बुध और शुक्र की बात करें तो इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। और वरुण जो है नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? जैट्रोफा, कपास, गन्ना, आलू। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जैट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। अगर वीडियो आपको धीमी लग रही हो तो आप 3 डॉट पे क्लिक करिए। वहाँ से आप अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा ऑफ कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जैट्रोफा जो है बायोडीजल की एक फसल है। यह जो है भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिक क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक जो है तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि वाहन जो है चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा भी कहा जाता है। और जो शेष बचता है उससे बिजली पैदा सक्षम है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986, 1982, 1992, 1996। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र
का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर भी बढ़ता है। बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, और चौथा आपका है सवाना बायोम। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदा वर्षा वन बायोम में जैव विविधता पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं, क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। निम्न में किस मृदा का काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, लास्ट आपका है मध्य मंडल। दोस्तों अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां अगर रह जाती हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें।
क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समताप मंडल। समताप मंडल प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ध्यान रख लीजिएगा। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में किस सुधार हेतु है? जल का वेग, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता। ऑप्शन 4 है जल के तापमान। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया, लेकिन यह जो है 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देवदार, नीम, चीड़, ओक। नीम जो है आपका वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वास्तविक नाम एजाडिरेक्टा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है, रक्त जो है आपका साफ हो जाता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग और घावों के निवारण में सहायक है। अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट की जानकारी दी जाती है आपके परीक्षा से संबंधित। इसमें हमने 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पर्यावरण के थे आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप अगर यूपी टेट, सी टेट या कोई भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए